जय हिंद साथियों, हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आईएएस प्रीलिम सीरीज 26 मार्च 2024 के लिए यह हमारा 15th लेक्चर है। इसमें हम पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन पॉलिटी के होंगे, 2 क्वेश्चन जियोग्राफी के होंगे, 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के होंगे और 1 क्वेश्चन इकोनॉमिक के होंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल से निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। कथन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, मिजोरम। उपर्युक्त राज्यों में से किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी केवल सेकंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर सी केवल फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी केवल फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश और थर्ड है मिजोरम। चलिए व्याख्या में देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन वर्षा वनों का एक अनूठा उदाहरण है। ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा, 22 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान से अधिक वाली जलवायु दशाओं में ही विकसित होते हैं। भारत का भूगोल से सेकंड क्वेश्चन है, यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां निम्नलिखित में से किन पादपों के प्राकृतिक रूप से उगते हुए दिखने की संभावना है? कथन फर्स्ट है बांज, कथन सेकंड है बुरुंश, कथन थर्ड है चंदन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन नंबर बी केवल थर्ड, ऑप्शन नंबर सी केवल फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट और सेकंड, यानी फर्स्ट है बांस, सेकंड है बुरुंश। चलिए हम व्याख्या देखते हैं कि हिमालय का विस्तार मुख्यतः भारत के जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल तथा अरुणाचल प्रदेश में है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हिमालय में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा वन में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से। फर्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मूल अधिकार, सेकेंड ऑप्शन है मूल कर्तव्य, थर्ड ऑप्शन है सी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर डी है मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। चलिए व्याख्या देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों अनुच्छेद 36 आर्टिकल 36 से अनुच्छेद 51 तक, आर्टिकल 51 तक को देश के शासन में आधारभूत तत्वों के रूप में शामिल किया गया है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना। सेकेंड कथन है कि ग्राम पंचायतों को संगठित करना। थर्ड कथन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। फोर्थ कथन है कि सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। उपर्युक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं? ऑप्शन ए है केवल फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ऑप्शन नंबर बी है केवल सेकंड और थर्ड। ऑप्शन नंबर सी है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ऑप्शन नंबर डी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सही कथन है कथन सेकंड और थर्ड। ऑप्शन नंबर बी सही है। कथन सेकंड है कि ग्राम पंचायतों को संगठित करना और थर्ड है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना।
इसमें पूछा कि गांधीवादी सिद्धांत जो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं। उल्लेखनीय है कि गांधी जी ने कहा था कि विभिन्न धर्मों में एकता के लिए अंतर्जातीय विवाहों को बढ़ावा दिए जाना चाहिए। इस प्रकार के कथनों से समान नागरिक संहिता के पक्ष में गांधी जी के सुझाव को देखा जा सकता है, किंतु उन्होंने कभी भी स्पष्टता समान नागरिक संहिता की बात नहीं कही। आधुनिक भारत का इतिहास से क्वेश्चन है कि खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था। कथन फर्स्ट है कि अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। सेकंड कथन है प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिए जाएं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी है केवल सेकंड, ऑप्शन सी है फर्स्ट और सेकंड दोनों, ऑप्शन डी है ना तो फर्स्ट है ना ही सेकंड। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। खेड़ा आंदोलन का गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का कोई संबंध नहीं था, लेकिन अकाल पड़ने के बावजूद अंग्रेज सरकार ने करों को निलंबित नहीं किया, इसलिए महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में आंदोलन शुरू किया। आधुनिक भारत का इतिहास से दूसरा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला। ऑप्शन नंबर ए, सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे। ऑप्शन नंबर बी है, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ऑप्शन नंबर सी है, उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर डी है, इस संदर्भ में सभी उपर्युक्त ए, बी तथा सी कथन सही है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। चलिए हम व्याख्या देखते हैं। अनटू दिस लास्ट जॉन रस्किन द्वारा अर्थव्यवस्था पर लिखा गया एक लेख है। इस लेख में उसने बताया कि वास्तविक संपत्ति मुद्रा या सोना नहीं है, बल्कि वास्तविक संपत्ति जीवन है। इसी तरह इस लेख का एक अंश व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है ने महात्मा गांधी को प्रभावित किया। इसी से प्रभावित होकर गांधी जी ने सर्वोदय तथा अंत्योदय जैसी अवधारणाओं का विकास किया। आर्थिक और सामाजिक विकास से क्वेश्चन है कि भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है अग्रिम, ऑप्शन नंबर बी जमा, ऑप्शन नंबर सी निवेश, ऑप्शन नंबर डी मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा, मनी रेट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जमा। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में जमाएं शामिल नहीं होती हैं। दरअसल जमाएं सावधि और मांग जमाएं दोनों बैंकों की देयताओं का भाग होती हैं। किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित शामिल होते हैं, जैसे मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, निवेश ऋण और अग्रिम, मैच्योरिटी के 1 वर्ष के भीतर की सरकारी प्रतिभूतियाँ, कैश एट द सेंट्रल बैंक, कैश इन हैंड, बिल्स डिस्काउंटेड आदि।